नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। अब एक जरूरी बात, न्यूज लॉन्ड्री बिना किसी विज्ञापन के चलने वाला पत्रकारिता संस्थान है। इस वीडियो में भी आपको कोई विज्ञापन नहीं मिलेगा। हम न तो सरकारों से विज्ञापन लेते हैं, न ही कॉरपोरेशन से। हम सिर्फ आपके सहयोग से पत्रकारिता कर रहे हैं, यानी आपके सब्सक्रिप्शन के सहारे। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश में अब पत्रकारिता को बचाने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। इस साल जम के सर्दी पड़ी है। दरबार में लगातार कौड़ा जल रहा है। दरबारी बोल कम रहे हैं, कौड़ा ज्यादा ताप रहे हैं। हस्तिनापुर दरबार में गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं, लेकिन आर्यावर्त में एक के बाद एक नया अंडा फूट रहा है। उनमें से खबरनुमा चूजे निकल रहे हैं, बदहवास दाएं बाएं भाग रहे हैं। संजय का काम बढ़ गया है। लगातार कौड़ा तापने के चलते धृतराष्ट्र के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी। ऊपर से हुक्के की फड़ भी चल रही थी। सब कुछ धुआं धुआं सा हो रखा था। झुर्री वाले गाल पर हाथ फेरते हुए उन्होंने संजय से पूछा, आर्यावर्त से क्या खबर है? बहुत दिनों से डंकापति का न कोई इवेंट न आयोजन, सब कुशल मंगल तो है? संजय ने जवाब दिया, महाराज, इवेंट की तो पूछिए ही मत। एक हफ्ता अगर बिना इवेंट या आयोजन के बीत जाता है तो डंकापति खुद ही बेचैन हो जाते हैं। उन्हें आर्यावर्त के निवासियों और उनसे ज्यादा खबरिया चैनलों के आत्मसमर्पित हुड़कचुल्लुओं की चिंता होने लगती है। उनके मनोरंजन का पुख्ता प्रबंध हो, यह सुनिश्चित करना डंकापति नहीं भूलते। बीता हफ्ता भी अपवाद नहीं रहा। संजय ने अभी बात पूरी की ही थी कि जल रहे कौड़े से आवारा धुएं का एक टुकड़ा उठा और धृतराष्ट्र की नूरविहीन आंखों में घुस गया। आंख छरछराने लगी। धृतराष्ट्र पीड़ा से टीस उठे। आंख की कोर से पानी बह निकला। मुंह से बेसाख्ता निकला, इसकी। दरबार की गरिमा को देखते हुए आगे का सुभाषित वाक्य उन्होंने पूरा नहीं किया। संजय ने फिर से बोलना शुरू किया। इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर उत्सव की छटा थी। डंकापति सज धज कर अपनी रियाया को दर्शन देने निकले थे। लगभग बारात टाइप माहौल था। सारंगी, तबला, हारमोनिया वाले हर नुक्कड़ चौराहे पर डंकापति के स्वागत में अपना साज पेर रहे थे। नर्तक नाच रहे थे। डंकापति के सम्मान में भद्रजन ललमुनिया चिरई उड़ा रहे थे। एक गाड़ी पर सजे धजे डंकापति हाथ हिला रहे थे। नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो इसी रास्ते से गुजरता हुआ जाएगा और लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं, जो बैनर पोस्टर हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि विश्व का गौरव अगर कोई है तो वो मोदी जी हैं। विश्व का गौरव है भारत के भव्याया। हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो की, जो कि मेगा रोड शो है। धृतराष्ट्र ने टोका। उनकी टोक में छरछराती आंख का दर्द शामिल था। हमारे डंकापति हाथ हिला हिला कर रोड शो करते हैं, कार पर लटक कर स्टंट दिखाते हैं, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। उधर बर्तानिया में सुनने में आया है कि बिना बेल्ट के पिछली सीट पर बैठने के अपराध में वहां के वजीर आजम का चालान काट दिया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर ट्रैफिक रूल्स तोड़ने के आरोप में 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि ऋषि सुनक पर कार में सीट बेल्ट नहीं पहनने पर ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार को जुर्माना लगाया। उन्होंने चलती कार में पीछे वाली सीट पर बैठकर एक वीडियो बनाया था। उस वक्त उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। इसके बाद धृतराष्ट्र आर्यावर्त वापस लौट आए। संजय से पूछा, ये बताओ बारात निकालने का सबब क्या था? संजय ने जवाब दिया, डंकापति के दरबारियों की सालाना बैठक थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। धृतराष्ट्र के भ्रुकुटियां तन गई। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी स्मृति कहती है, इस कार्यकारिणी की मीटिंग भाजपा बनने के बाद से हर साल होती आई है। खुद भाजपा का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी को साल में 3 बार बैठना चाहिए। मेरी स्मृति में तो ऐसा याद नहीं आता कि पार्टी का कोई और नेता इतने सालों में कभी बारात निकाल कर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचा हो। शहर की सड़कें बंद कर दी गई हों। धृतराष्ट्र के आप तो वचन सुनकर संजय ने खुद को थोड़ा समेटा और संक्षेप में बोले, जो पहले जैसा करे तो फिर डंकापति काहे का हुआ महाराज? धृतराष्ट्र ने इसे स्वीकार करते हुए सवाल दागा, अच्छा वहां पर हुआ क्या? यह वो सवाल था जिस पर संजय बोलना चाहते थे। उन्होंने कहा, सुना है कि डंकापति ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सभा में कही।
धृतराष्ट्र ने हस्तक्षेप किया, सुना है का क्या मतलब, तुमने देखा क्यों नहीं? संजय ने कहा, यही तो मसला है महाराज, डंकापति की सजी धजी बारात तो सबने देखी, लेकिन उनकी बात सूत्रों के हवाले से सुनी, जो हमने सुनी वो आप भी सुनिए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री मोदी का वो संबोधन जिसमें उन्होंने पसमानदा और बोहरा मुस्लिम का जिक्र कर संवाद बढ़ाने का मंत्र दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कह दिया कि हम प्रत्येक दिन काम करते हैं विकास के लिए। इसी बीच कोई किसी फिल्म पर कोई टिप्पणी कर देता है और इसके बाद होता क्या है, टीवी और मीडिया सारा दिन वही चलाता है और विकास की बातें पीछे रह जाती हैं। हमें इससे बचना चाहिए। धृतराष्ट्र ने डंकापति के प्रस्ताव को अपना समर्थन दिया। यह तो बड़ी अच्छी और सही बात कही डंकापति ने। यहाँ पर संजय ने छोटा सा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। डंकापति ठहरे दूरदर्शी राजनेता, उन्होंने तो जो किया सो किया। हुड़कचुल्लुओं ने उन्हें 2023 में ही 2024 का विजयी सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। 2024 के महारण से पहले आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। उन्होंने दिल्ली में एक रोड शो किया। हालांकि ये रोड शो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ठीक पहले इसका संदेश बहुत बड़ा माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कैलेंडर बदल दिया, आज से 2024 शुरू। कैसे, आज इसको समझाओ। वो 160 सीटें जो मोदी को हराएंगी या पीएम बनाएंगी, वो कौन सी 160 सीटें हैं, आज उसके बारे में चर्चा करें। अब 2024 की जंग के लिए 2019 में आने वाली सीटों के भी 20 करना है, यानी 303 सीटें अगर 2019 में आई तो 2024 में उससे ज्यादा लानी है। 2024 में 2019 से भी बड़ी जीत मिलेगी। 2023 में एक भी विधानसभा चुनाव हारना नहीं है, ये बीजेपी की हुंकार। धृतराष्ट्र ने फिर बोला, चापलूस तो हर दौर में रहेंगे संजय, पर डंकापति हैं बड़े दिल वाले नेता। एक दूरदर्शी राजनेता को इतना ही बड़े दिल वाला होना चाहिए। बड़े दिल वाला सुनकर संजय ने फिर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। थोड़ा सा लोचा है महाराज। धृतराष्ट्र बोले, वह क्या? संजय ने कहा, ये अंग्रेजों अब सुधर नहीं रहे हैं, बेचारे डंकापति के पीछे पड़ गए हैं, अब उनके ऊपर एक नया वृत्तचित्र बना दिया है। इंडिया, द मोदी क्वेश्चन। धृतराष्ट्र की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। उन्होंने संजय से पूछा, इसमें डंकापति ने कहा क्या? संजय ने कहा, बहुत कुछ तो मेरी पकड़ में नहीं आया महाराज, लेकिन एक बात समझ में आई कि डंकापति मीडिया के मामले में थोड़ा कच्चे हैं। One area where I was very very weak, and that was how to handle the media. यह सुनकर धृतराष्ट्र हंस दिए। उनकी हंसी में अविश्वास का भाव था। संजय फिर से शुरू हो गए, जानते हैं महाराज, इसके बाद जो हुआ वह और भी दिलचस्प है। इसके बाद तो डंकापति ने मीडिया की नकेल पूरी तरह से कस दी। आलम यह है कि उधर वृत्तचित्र आया, इधर धड़ाधड़ यूट्यूब और ट्विटर हैंडलों के ट्वीट डिलीट करने का फरमान डंकापति के दरबार से जारी हो गया। Centre has ordered Twitter and YouTube to take down links of a BBC, the British Broadcasting Corporation documentary on the 2002 Gujarat riots and Prime Minister Narendra Modi. That's what sources have said. संजय अभी भी जारी थे। मीडिया की नकेल कसने की डंकापति की बेचैनी इतनी तीखी और तीव्र है कि आलम जमहूरियत में जो उनके साथी विपक्षी लोग हैं, उनके ट्वीट भी धड़ाधड़ डिलीट मारे जा रहे हैं। मीडिया की नकेल पूरी तरह टाइट रहे, इसके लिए डंकापति की सरकार ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत आईटी रूल्स में ऐसे बदलाव किए जाने हैं कि डंकापति की शागिर्द एजेंसियां ही तय करेंगी कि कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत है। इसके आधार पर मीडिया वालों को अपनी खबर हटानी पड़ेगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने फेक खबरों को रोकने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 एक नए संशोधन का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी जिस भी खबर को फेक न्यूज बताएगी, उस खबर को सभी समाचार और सोशल मीडिया संस्थानों को अपनी वेबसाइट से हटाना पड़ेगा। इंटरनेट पर किसी भी सामग्री को हटाने की शक्ति पूरी तरीके से सरकार के पास सिमट जाएगी। डंकापति बार बार मीडिया को आंखें दिखा रहे हैं, लेकिन मीडिया वाले समझ नहीं पा रहे। यह अच्छी स्थिति नहीं है जमहूरियत में। There seems to me to be a state in turmoil. We're seeing repeated violence. We're seeing people living in fear. What has gone wrong?
जमहूरियत और आंख दिखाने की बात सुनकर धृतराष्ट्र को कुछ खटका। उन्होंने संजय से कहा, कुछ और सुनाओ। संजय ने कहा, डंकापति की बड़ी किरकिरी हुई विगत दिनों। डंकापति के एक नवरत्न के खिलाफ देश के सितारा खिलाड़ियों ने मोर्चा खोल दिया। आरोप लगा है कि नवरत्न महिला खिलाड़ियों का शोषण करते हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने पूछा, इस नवरत्न का नाम क्या है? संजय ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह। नाम सुनने के बाद धृतराष्ट्र से कुछ कहते न बना, बस इतना ही बोला, क्या लड़कियों के साथ न्याय होगा? संजय ने कहा, यह बात तो दो ही लोग जानते हैं महाराज, एक ऊपर वाला और दूसरे डंकापति। और डंकापति तो फिलहाल एकदम चुप हैं। धृतराष्ट्र की आंख में धुएं की कड़वाहट अभी भी मौजूद थी, सो वो बिना कुछ बोले उठ खड़े हुए और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। बीते पूरे हफ्ते खबरिया चैनलों की दुनिया एक जड़बुद्धि बाबा के चरणों में लौटती रही। भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, जादू टोना, चमत्कार, अंधविश्वास, दकियानूसी के इर्द गिर्द एंकराओं ने फिर से वही सारी घामड़ताएं परोसी जिसके लिए वे बदनाम हैं। लेकिन इस हफ्ते एक नई बात हुई। बात यह कि अब बीमारी बढ़ रही है। चापलूसी, सांप्रदायिकता, अंधभक्ति, विज्ञान सम्मत विवेक का अभाव जैसी बीमारियों का दायरा एंकराओं से बढ़कर अब दूर दराज के संवाददाताओं तक फैल गया है। सबसे पहले आप यह घटना देखिए। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। यह रिपोर्टर गया था बगेसर वाले बाबा का पाखंड उजागर करने, लेकिन वहां इसने अपने दिल दिमाग का पाखंड उजागर कर दिया। एक राष्ट्रीय चैनल का रिपोर्टर खुलेआम अंधविश्वास, अवैज्ञानिकता और झूठ फैलाने लगा, और दिल्ली में बैठा उसका चैनल भी इसमें योगदान करने लगा। जब ज्ञानेंद्र तिवारी से मुलाकात होगी तो उनसे जरूर जानेंगे कि बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस पर्ची पर ऐसा क्या लिखा दिखाया कि दोनों मौन रहे। आगे बढ़ने से पहले आप उस कारण को जान लीजिए जिस कारण से एबीपी न्यूज का रिपोर्टर ज्ञानेंद्र तिवारी एक कर्मकांडी बाबा का खुलेआम भक्त ही नहीं बना, बल्कि अंधविश्वास का प्रचार करने लगा। देख लीजिए। आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बाबा ने यह सब कैसे हाथ के हाथ धड़ल्ले से आत्मविश्वास से बता दिया। इन चारों सवालों का जवाब ज्ञानेंद्र तिवारी के फेसबुक पेज पर 2 दिन पहले से ही मौजूद था। चचा का नाम, भाई का नाम, उसका गृह प्रवेश और भतीजी का नाम। गली गली में अपनी जानकारियां बांटकर और दिमाग ताखा में रखकर एबीपी न्यूज का यह रिपोर्टर सरेआम एक कर्मकांडी अंधविश्वासी बाबा का प्रचारक बन गया। यह अपराध है, खासकर एक पत्रकार के लिए जो संविधान में तय की गई विज्ञान सम्मत सोच के विपरीत कर्मकांड और अंधविश्वास को फैला रहा है। इतना ही नहीं, इसके बाद बाबा ने सभी पत्रकारों को धमकी भी दी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू भी बताई के जगह चल रहा हो। हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थी कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं। भरी सभा में जहां बहुत सारे पत्रकार मौजूद थे, वहीं पर बाबा ने धमकी दी, लेकिन किसी भी पत्रकार के अंदर न तो इतनी हिम्मत थी, न ही इतनी मानसिक चेतना कि बाबा के दावे को लगे हाथ खारिज कर सके। अब मैं आपको बागेश्वर धाम वाले इस बाबा का मोडिस ऑपरेंडाई भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एबीपी न्यूज के इस पतन की कहानी जान लीजिए। यह चैनल लंबे समय से टीआरपी रेटिंग का सूखा झेल रहा है। कुछ ही दिन पहले चैनल में मैनेजरान और एडिटरान के पद पर बड़ा फेरबदल हुआ है। संत राय एंड कंपनी रेटिंग के बड़े बड़े दावों के साथ एबीपी न्यूज पहुंचे थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए। कहा जा रहा है कि किसी भी कीमत पर रेटिंग लाने के दबाव में यह सारी चकल्लस की जा रही है और चैनल बगेसर बाबा की कांव का अड्डा बन गया है। अब बाबा के चमत्कार की चतुराई भी जान लीजिए। बाबा की एक वेबसाइट है bageshwardham.co.in। यहां पर आम लोगों को अपनी अर्जी लगाने का तरीका बताया गया है। इसी अर्जी के आधार पर बाबा लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए चुनते हैं और फिर दुनिया को अपना कथित चमत्कार दिखाते हैं। बागेश्वर धाम में समय समय पर टोकन बंटते हैं। इसके लिए आपको बागेश्वर धाम कमेटी से संपर्क करना होता है।
टोकन पाने के लिए आपको धाम के भीतर रखी एक पेटी में अपना नाम, पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम, अपने राज्य का नाम, पिन कोड के साथ और साथ में अपना मोबाइल नंबर लिखकर डालना होता है। यहीं से लॉटरी के जरिए बाबा कुछ लोगों को चयन करते हैं। चयनित व्यक्ति को टोकन दिया जाता है। इस टोकन में चुने गए व्यक्ति को एक तारीख मिलती है। उस तारीख पर उस व्यक्ति को बागेश्वर आश्रम में हाजिरी लगानी होती है। पहले आप इतनी स्थिति को समझ लीजिए, फिर आगे की बात। जिस व्यक्ति को आपने अपने गांव का, मोबाइल का, जिले का, कस्बे का और पिन कोड का पता पहले ही दे रखा है, उसके लिए आपसे जुड़ी जानकारियां जुटाना आज कितना मुश्किल काम है, खासकर आज के सोशल मीडिया के जमाने में जब आपकी सूचनाएं हर जगह बिखरी पड़ी हैं। अब आगे की प्रक्रिया भी जान लीजिए। टोकन देने के बाद बाबा अपना काम और आसान करते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। टोकन के जरिए बागेश्वर धाम में अर्जी लगाई जाती है। यहां भी बाबा ने कलर कोडिंग कर रखी है, जिसके आधार पर इन्हें पहले से ही पता चल जाता है कि किसकी क्या समस्या है। यहां 3 रंगों के कपड़े में अपनी समस्याओं की अर्जी लगाई जाती है। अगर आपकी अर्जी सामान्य और आर्थिक है तो लाल कपड़े में नारियल बांधकर रख दीजिए। अगर शादी विवाह की समस्या से जुड़ी अर्जी है तो नारियल को पीले कपड़े में बांध कर रखना होता है, और अगर अर्जी प्रेत बाधा, भूत प्रेत से जुड़ी है तो नारियल को काले कपड़े में बांध कर रखना होता है। टोकन कब डाले जाएंगे, अर्जी किस दिन होगी, चुना कौन जाएगा, ये सब कुछ बाबा ही तय करते हैं। कोई अपनी सुविधा से या फिर बिना बताए बागेश्वर धाम पहुंचकर समाधान या चमत्कार नहीं पा सकता। इस तरह खुलेआम लोगों की आंख में धूल झोंककर एक बाबा सिद्धि और चमत्कार का दावा कर रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। बागेश्वर वाले बाबा सिर्फ यही नहीं कर रहे, यह जातिवाद और छुआछूत भी फैलाते हैं। आइए, आप हैं जीवन। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पर? यह बाबा लोगों को बुलडोजर और क्रेन रखने के लिए भी उकसाते हैं। निवेदन है, सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। आप बाबा की इस मासूमियत पर न जाएं कि वो अहिंसात्मक बात कर रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है। इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। अगर भड़काऊ भाषणबाजी अहिंसा है तो हम सबको थोड़ा ठहर कर थोड़ा गहराई से सोचने की जरूरत है। बाबा के भड़काऊ बयान में हर वो तत्व मौजूद है जो बहुसंख्यकों को हिंसा के लिए उकसाता है। इसी तथाकथित चमत्कारी बाबा के लिए खबरिया चैनलों ने पलक पावड़े बिछा दिए। क्या आज तक, क्या एबीपी न्यूज, क्या टाइम्स नाउ, नव भारत। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप कथावाचक हैं, आप भगवत कथा सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं, आप चमत्कार करते हैं, कोई जादू करते हैं, तो अपने बारे में बता दीजिए। हम देखो बागेश्वर वाला जी के सेवादार हैं। हमारी 3 पीढ़ियों से परंपरा से दरबार लग रहा है। हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र की बीमारी पर मंगल कामना करता है, उसी प्रकार गुरु होने के नाते हमारे लोग अपने श्रद्धा से आते हैं। हम किसी को बुलाते हैं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते। आपकी उम्र ही टोटल 26 साल है, तो आपके पास चमत्कार की जो शक्ति है ये जल्दी कैसे आई है? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रश्न। आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा? तो नहीं, ये घोषणा तो नहीं करते, लेकिन आज भी दिन रात बहुत। अरे आपकी योग्यता का क्या कहना। आई प्राउड ऑफ यू। आपको लगता है भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आप चाहते हैं भारत हिंदू राष्ट्र बने? हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा की आवश्यकता है, इसीलिए तो हम लगे हम हिंदू राष्ट्र बनवा करके रहेंगे। और क्या जी न्यूज, बड़े दिनों बाद पेन किलर वाले एंकर की वापसी हुई, और वापसी भी ऐसी हुई कि बिल्ली के भाग से छींका टूट गया। छींके से गिरा बागेश्वर वाला बाबा, उसके साथ ताल से ताल मिलाई दीपक चौरसिया ने। महाराज जी मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, एक कब आएंगे, हम आपका स्वागत करेंगे और जो हमें प्रेरणा लगेगी मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो सलाह के मैं आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा, किसी भी दिन आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। बात तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत की हो तो अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय श्वेता बहन कैसे पीछे रहती। उन्होंने अलग तरीके से बाबा को कवर फायर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आप अपने किस दोस्त का नाम अभी सोच रहे थे? दिव्या। 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 और ये आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया, करेक्ट?
मैं टच में ही नहीं हूँ उससे बहुत, मतलब बचपन से। टच में भी नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। मैंने आपके बताने के पहले यहाँ पर एक नाम लिखा था और वो है जरिया। अब आप कह रही हैं ये चमत्कार नहीं है। जी नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये एक कला है, एक ट्रिक है और एक बहुत ये कला कैसे होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टडी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सालों से कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत। कहने का मतलब किसी भी एंकर ने स्पष्ट दो टूक शब्दों में यह नहीं कहा कि हे बगेश्वर वाले बाबा, समाज को उल्टी दिशा में मत ले जाइए। चमत्कार के नाम पर गरीब भोली भाली जनता को मूर्ख बना रहे हैं आप। हमारे संविधान का अनुच्छेद 51A अपने नागरिकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञान सम्मत सोच को एक कर्तव्य के रूप में शामिल करता है। उनसे अपेक्षा करता है कि वो जादू टोने के चक्कर में न फंसें। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह समाज में विज्ञान सम्मत व्यवहार को सुनिश्चित करे, इसे नुकसान पहुंचाने वालों की नकेल कसे। लेकिन किसी भी एंकर ने यह सीधी बात कहने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह भारत की पत्रकारिता का अंधकार काल है। पिछले 7 दशकों में भारत की यात्रा गवाह है कि उसने आणविक ताकत, चिकित्सा विज्ञान में ऊंची छलांग, विज्ञान और रासायनिक अनुसंधानों के जरिए लगाई है। अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, लगभग 1.5 अरब लोगों को भरपेट भोजन की खाद्य आत्मनिर्भरता भारत ने विज्ञान में प्रगति और अनुसंधान के जरिए पाई है, न कि किसी कर्मकांडी बाबा के चमत्कार और तंत्र मंत्र से। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, बीता पूरा हफ्ता चैनलों पर अंधविश्वास को समर्पित रहा। यह कई रूपों में दिखा। जहां बाबा नहीं थे वहां जटायु और संपाति थे। रामायण के मिथकीय चरित्र जटायु या संपाति किसी ग्रिफिन वल्चर की तरह दिखते थे, या वे ही जटायु की असली संतानें हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि रामानंद सागर ने अपनी रामायण में जिस तरह से जटायु और संपाति को दिखाया था वह आज के ग्रिफिन वल्चर से मिलता जुलता था। अद्भुत, अलौकिक और अकल्पनीय कलयुग में पहली बार मिले रामायण के जिंदा जटायु। त्रेता युग के जटायु की कहानियां रामायण में तो आपने सुनी होंगी। रुको रावण रुको, जिन्होंने माता सीता को दानव रावण के चुंगल से बचाने के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन आज हम आपको असली जटायु दिखा रहे हैं। इस महत्वपूर्ण खबर को हम तक और आप तक पहुंचाने के लिए 4 एंकराओं को मोर्चे पर तैनात किया गया था। समझ रहे हैं आप कितनी गंभीर खबर है। रामानंद सागर की प्रेरणा क्या थी ये तो वही जाने, पर हमें पता है कि वह एक एक्टर था जिसे भद्दी सी पोशाक में जटायु बनाया गया था। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बात कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज़ 24 से है। यह रिपोर्ट भारत के उच्च शिक्षा केंद्र में घट रही एक शर्मनाक घटना पर है। यह घटना देश की राजधानी दिल्ली के दिल्ली विश्वविद्यालय में घट रही है। 21वीं सदी में भारत के सबसे प्रगतिशील और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में यह तय किया जा रहा है कि हमारे वयस्क युवा छात्र और छात्राएं क्या खाएंगे, और उन्हें नॉनवेज तो कतई नहीं खाना चाहिए। हॉस्टल में नॉनवेज बैन करने के विरोध में दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस लाठियां बरसा रही है। We were peacefully protesting in front of the college to demand the revocal of the policy that discontinue non-veg in hostel. Peacefully protesting, and from inside the gate, we don't even know how they were able to do it because we were not allowed inside. We were peacefully protesting, we were not allowed inside the gates. ABVP came, a group of them. They started chanting extremist slogans, and they started yelling things like Pakistan is good to Pakistan. We are Indians. We are born and brought up in India. कि कॉलेज में बैग की चेक होती है अंडे के लिए। बैग में अगर अंडे मिला तो कॉन्फिस्केट किया जाता है। अंडे को बनाने के छोड़ो, हॉस्टल की कैंटीन में मिलने का छोड़ो, आप बाहर से खाने के लिए बैग में अंडे लेके जाते हैं, कॉन्फिस्केट किया जा रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।